राहुल गांधी राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ रैली में आकर हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों की व्याख्या करके जाते हैं और राजस्थान में नया बवाल मच जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस बयान को बचाने के लिए अलग तरह के तर्क देते हैं, लेकिन प्रदेश के एक बहुत बड़े दैनिक समाचार पत्र के संपादक उस विषय में एक लेख लिखते हैं और उस लेख के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह उस पर एक खुला पत्र लिखते हैं। एक अलग प्रकार का विमर्श प्रारंभ हो गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बयान के बाद में जिस प्रकार से राजस्थान पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी का एक विशेष संपादकीय आता है और उस विशेष संपादकीय के आने के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ उस पर खुला पत्र लिखते हैं। क्या प्रयास किया जा रहा है, यह एक बड़ा विषय हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह की ओर से एक खुला पत्र लिख के संघ के स्वयंसेवकों के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जन जन तक इस पत्र के माध्यम से यह विषय लाया गया है कि जब वैचारिक द्वंद्व होता है तो कहीं न कहीं स्पष्टता बहुत आवश्यक है। लेकिन केवल बात हम यही नहीं करेंगे, बात हम यह भी करेंगे कि किस प्रकार से यह विषय आगे बढ़ा है। राहुल गांधी ने जयपुर में आकर उस रैली में, जिसमें महंगाई मुख्य विषय था, उसमें आकर एक अलग राग छेड़ा। यूपी चुनाव उनके दिमाग में घूम रहे होंगे, उस विषय को लेकर हमने अलग से वीडियो भी बनाया है। लेकिन यहाँ आकर वो जब बोलकर चले गए, उसके पश्चात राजस्थान पत्रिका जैसा पुराना अखबार, और ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा अखबार जो भैरव सिंह जी के ज़माने में, जिसका वैचारिक झुकाव किस प्रकार का था, यह भी सब समझते होंगे। लेकिन उसके बाद में लगातार जिस प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं घटी हैं, तो वर्तमान में जो विषय है उसे केवल यहाँ तक सीमित मत समझिए। इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। गुलाब कोठारी द्वारा लिखा गया जो यह लेख है, यह लेख जिस प्रकार से चर्चा में आया है, तो मैं हमारे दर्शकों तक जानकारी यह भी देना चाहूँगा कि व्यक्ति जो कुछ लिखता है, जो कुछ बोलता है, उसकी मनस्थिति उससे परिलक्षित होती है। आखिर मानसिकता कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, संगठनों के साथ में व्यक्ति का तालमेल कैसा होता है, इस पर मुझे लगता है कि चर्चा होनी आवश्यक है। गुलाब कोठारी ने जो आर्टिकल लिखा हिंदू कौन, उसके पहले कुछ जानकारियाँ, विशेष जानकारियाँ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। राजस्थान पत्रिका को आगे बढ़ाया श्रद्धेय कर्पूरचंद कुलिश जी ने। कुलिश जी की और भैरव सिंह जी की मित्रता के किस्से पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग बखूबी जानते होंगे। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी सभी जानते हैं और सामान्य से छोटे से अखबार से राजस्थान पत्रिका ने जो सफ़र तय किया है उसको भी लोग जानते होंगे। लेकिन याद कीजिए, एक खबर, यदि आप संघ और भाजपा इनमें यदि आप इंटरेस्टेड रहते हैं, इनकी खबरों की यदि आप बात करते हैं, तो याद कीजिए राजस्थान पत्रिका ही वह अखबार रहा है जिसमें एक समय कोल्ड स्टोरेज के आलू ऐसा करके लिखा गया था। कहाँ निशाना था, कितना भयंकर बवाल मचा था। याद कीजिए वह दौर भी जब संघ की ओर से राजस्थान पत्रिका अखबार की प्रतियां जलाई गई थी। शायद ही कोई दूसरा उदाहरण ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी मीडिया संस्थान के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना मुखरित होकर सड़कों पर आया हो। राजस्थान पत्रिका की प्रसार संख्या में अचानक गिरावट भी आई थी और आप समझ सकते हैं उन स्वयंसेवक पत्रकारों की क्या स्थिति हुई होगी जो उस समय राजस्थान पत्रिका में कार्यरत थे। राजस्थान पत्रिका में कार्यरत वे पत्रकार जिनकी वैचारिक निष्ठा, जिनका वैचारिक धरातल संघ के नज़दीक है,
उनकी क्या स्थिति रही होगी जब उनके समाचार पत्र की प्रतियां संघ के ही स्वयंसेवक चौराहों पर जला रहे थे। मुझे याद आती हैं कुछ बातें। कुछ लोगों का कहना था कि आखिर संघ ऐसा कैसे कर सकता है, जिस राजस्थान पत्रिका पर वेद वाक्य अंकित होते हैं उन्हें जलाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कैसे कर सकते हैं। विमर्श का लंबा दौर चला था, लेकिन उसके पहले की भी कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए जो शिक्षण वर्ग लगते हैं, उन शिक्षण वर्गों के समापन पर कोई न कोई अधिकारी आते हैं, कोई न कोई समाज के व्यक्ति आते हैं, प्रबुद्ध लोग आते हैं उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए। ऐसा ही एक कार्यक्रम जयपुर के निकट जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में हो रहा था। जहां तक मुझे याद है, शायद द्वितीय वर्ष संघ का जो संघ की शिक्षण पद्धति है, पहले प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता है 7 दिन का, फिर 20 दिन का प्रथम वर्ष होता है, फिर द्वितीय वर्ष होता है 20 दिन का, और उसके बाद तृतीय वर्ष जो नागपुर में 1 महीने का होता है। यह संघ की एक सामान्य शिक्षण पद्धति है। उसमें संभवतः संघ का द्वितीय वर्ष का शिक्षण वर्ग संभवतः वर्ष 2006 के आसपास की घटना है, जहां तक मुझे याद आता है। केशव विद्यापीठ जामडोली में यह संघ शिक्षण वर्ग था और उसमें उस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान पत्रिका के यही संपादक महोदय श्रीमान गुलाब कोठारी कर रहे थे। क्या उस समय गुलाब कोठारी को संघ अति प्रिय था? क्या संघ के विचारधारा से गुलाब कोठारी उस समय सहमत थे? उस दौर की रिकॉर्डिंग्स को निकाल कर के भी देखा जा सकता है कि उस कार्यक्रम में गुलाब कोठारी ने संघ के शिक्षण वर्ग के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य प्रणाली और विचारधारा के विषय में क्या वक्तव्य दिए थे, क्या भाषण दिए थे। और उसके कुछ समय पश्चात जिस प्रकार से राजस्थान पत्रिका की रिपोर्टिंग की शैली बदली, संघ और भाजपा को लेकर जिस प्रकार से खबरें आने लगी, या कहूं मैं कि भाजपा को अलग कर दीजिए, वह राजनीतिक दल है, संघ को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणियां होने लगी, उनके प्रथम पृष्ठ पर जो संपादकीय आते हैं उनमें जिस प्रकार की बातें आने लगी, तो लगने लगा कि कुछ न कुछ खिचड़ी जो है वो अलग तरीके के छींटे मार रही है। ग्रामीण क्षेत्र के दर्शक जानते होंगे, जब खिचड़ी पकती है, खिचड़ी उबलती है, तो ऐसा कहते हैं ग्रामीण भाषा में कि खिचड़ी लात मारती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुलाब कोठारी संघ के शिक्षण वर्ग में अतिथि के रूप में पहुंचते हैं और उसके कुछ समय पश्चात बातें इस प्रकार की आती हैं कि संघ को लेकर अनर्गल बयानबाजी होती है, संघ को लेकर कुछ अलग तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उस दौर में गुलाब कोठारी संघ के अनेक पदाधिकारियों से मिलते हैं, कुछ व्यक्तिगत चर्चाएं होती हैं, जो छनकर कुछ जानकारियां हमारे पास आई हैं, कुछ सूत्रों के माध्यम से हमारे पास जानकारियां आई हैं। उनमें बताया गया कि विषय कुछ राजनीतिक भी था। क्या राजस्थान पत्रिका के कर्ता धर्ताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बलवती हो रही थी? क्या कहीं राज्यसभा का कोई प्रलोभन तो नहीं दिख रहा था, या कहीं लाभ के पद की या कुछ और बातें संसाधनों की ऐसी तो नहीं थी? क्या भैरव सिंह शेखावत और कर्पूर चंद्र कुलिश के मध्य की जो मित्रता थी, लोग कहते हैं कि यदि किसी अखबार को शासन का सहयोग मिल जाता है तो अखबार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है। दैनिक भास्कर सामने आ चुका था, उसके पहले राजस्थान पत्रिका का एक छत्र राज था। दैनिक भास्कर को लाने में ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय रामदास अग्रवाल जी की बड़ी भूमिका रही। पत्रिका, भास्कर, भैरव सिंह जी शेखावत, रामदास जी अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ का शिक्षण वर्ग में गुलाब कोठारी जी की उपस्थिति, और फिर अचानक पत्रिका के तेवरों में बदलाव, ये सारी चीजें क्या कुछ बयां करती हैं। इतने सारे घटक, इतने सारे कारक यदि ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो क्या कहानी बयां करते हैं। अखबारों से जुड़े हुए लोग राज्यसभा में पहले भी पहुंचते रहे हैं, इस दौर में भी पहुंच रहे होंगे, आगे भी पहुंचेंगे। राज्यसभा एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है।
एक प्रमुख समाचार पत्र पंजाब से निकलता है, उसके संपादक भी संसद में पहुंच चुके हैं और लोग भी पहुंचे हैं। तो क्या स्थिति इस प्रकार से राजनीति से प्रेरित भी हो सकती है? क्या छटपटाहट कुछ और भी हो सकती है? आप स्वयं विचार कीजिए, क्या कुछ चीजें हैं। मैंने आपके समक्ष कुछ तथ्य रखने का प्रयास किया है। अब उन बातों को, लगभग 1 दशक पुरानी बातों को मैं आज के वर्तमान में लेकर आना चाहता हूं, फिर से बात लेकर आना चाहता हूं। वहीं राहुल गांधी जो भाषण देकर गए जयपुर में, हिंदुत्ववादी, उसके कुछ समय पश्चात पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कहते हैं? उनका एक वीडियो वायरल होता है। वे कहते हैं मीडिया को खुराक देनी पड़ेगी। मीडिया को जैसी खुराक मिलती है उसी आधार पर मीडिया चलता है। कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश के पीसीसी चीफ यह बात करते हैं और उसके कुछ समय पश्चात राजस्थान पत्रिका में हिंदू कौन, यह विषय आता है। क्या कोई कनेक्शन है? मैं ये प्रश्न खुला छोड़ता हूं, हवा में छोड़ता हूं। राजस्थान पत्रिका ने हिंदू कौन यह विषय 3 जनवरी को लिखा, संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी है। और राहुल गांधी जब बोलकर गए उसके पश्चात लगभग, मेरे को लगता है, 15 दिन का अंतर हो गया है। इन 15 दिन के बीच में गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आता है। मीडिया मैनेजमेंट हर एक स्तर पर होता है, छोटे स्तर से लेकर रिपोर्टर के स्तर से लेकर ऊपर तक। यह इस क्षेत्र का नंगा सच है। जो भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे जानते होंगे, अखबारों का निकालना आसान काम नहीं है। अनेक चीज़ें हैं, अनेक बातें हैं, अपने गिरेबान में हम सब जानते हैं। मैंने भी कुछ समय अखबार का प्रकाशन किया है, मुझे भी पता है कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। मैंने एक दौर में एक कविता में भी कुछ पंक्तियों का जिक्र किया था कि मैं नहीं कहता कठिन राह पर, मैं नहीं कहता कठिन राह को कैसे तुमने ठीक किया, मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, किंतु अवलोकन आत्म का भी बहुत जरूरी चाहिए, जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए। तो अखबार से जुड़े हुए लोग जानते हैं कितना कठिन काम है। लेकिन जो बवाल मचा है और उस बवाल के बाद में जो खुला पत्र आया है, तो आखिर गुलाब कोठारी ने ऐसा क्या लिख दिया जिस पर संघ को प्रतिक्रिया देनी पड़ी? गुलाब कोठारी का वो आर्टिकल यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें कुछ विषय ऐसे आते हैं कि वे कहते हैं वाणी का उच्चारण भूगोल पर ही आधारित होता है, भाषा भूगोल पर ही आधारित होती है। वे कहते हैं कि हिंदू कोई शब्द ही नहीं है और उच्चारण भेद से कुछ प्रचलन में आता है। जब से मुस्लिम शब्द, मुस्लिम संप्रदाय यह चलन में आया है, उसके विरोध में ही हिंदू शब्द गढ़ा गया है। हिंदू शब्द इसके विरोध में संप्रदायवाचक हो गया है। गुलाब कोठारी थोड़ा तीखे स्वर में लिखते हैं, आज की राजनीति के अखाड़े में हिंदू शब्द एक शक्तिशाली हथियार बन गया है। इसको लेकर वे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं या भाजपा पर, यह भी ठीक से समझा जा सकता है। कुछ और कठोर शब्दों में वे कहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो तो वह खुद को ही लहूलुहान कर लेगा। यही हाल आज के दौर में हिंदूवादियों ने कर लिया है। मुझे लगता है ये बात बहुत चुभने वाली है। आज के हिंदूवादियों को जिस प्रकार से गुलाब कोठारी बंदर कह रहे हैं, उनके हाथ में उस्तरा देने की बात कर रहे हैं। संप्रदाय शब्द भी बाद के आचार्यों की देन है, शास्त्रों की देन नहीं है। इसी तरह से कुछ और बातें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं। धर्म समूह में नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का धर्म जो है उसका निजी होता है। फिर वही बात, धार्यति यशसः धर्म, व्यक्ति धर्म को धारण कर लेता है। अग्नि का धर्म क्या, जल का धर्म क्या, अनेक बातें इसमें लिखते हैं। और एक पंक्ति गुलाब कोठारी की यह भी आती है कि एक मुखौटा जिसके नीचे कोई चेहरा ही नहीं है वह हिंदू है। याद कीजिए, एक दौर में गोविंदाचार्य ने भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के संदर्भ में अटल जी को लेकर इसी प्रकार का कुछ बयान दिया था, मुखौटा कौन है, चेहरा कौन है। गुलाब कोठारी क्या कह रहे हैं कि हिंदू वह है, हिंदू वह मुखौटा है जिसके नीचे कोई चेहरा ही नहीं है। और वे कहते हैं कि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय क्या हो सकता है, इस जो समस्या है इसका निराकरण
लुकमान हकीम के पास भी नहीं हो सकता। कुल मिला के कह सकते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया गुलाब कोठारी ने। और संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ ने तुरंत इस पर खुला पत्र लिखा। अब वह पत्र स्वयंसेवकों के लिए लिखा, जन सामान्य के लिए लिखा, या गुलाब कोठारी को एक मैसेज देने के लिए लिखा। पत्र में बहुत ही सारगर्भित बातें लिखी गई हैं, बहुत ही तत्व वाली बातें लिखी गई हैं। तो पत्र में जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार के शब्दों के माध्यम से स्वयंसेवकों को या जन सामान्य को समझाने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन इस पत्र के शब्दों की तरफ आप ध्यान दीजिए, किस प्रकार के शब्द हैं। हनुमान सिंह जी लिखते हैं कि एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वेद वांग्मय का आप अपने आप को अध्येता कहते हैं और आपका यह लेख ऐसा अतार्किक राजनीतिक मंचों के भाषण जैसा, विदूषकीय प्रलाप जैसा लगता है। आप सोचिए, एक इतने बड़े समाचार पत्र के संपादक के लिए और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना कोई साधारण सामान्य विषय नहीं है। लेकिन संघ साहस सिखाता है, ऐसा लगता है संघ निर्भीकता सिखाता है और संघ अपनी बात को पूरे वजन के साथ लिखना और बोलना सिखाता है। उसका प्रकटीकरण हनुमान सिंह जी के इस पत्र में मिलता है। वे एक एक बात का जवाब अपने पत्र में देते हैं। हनुमान सिंह जी ने कहा कि कृपया संज्ञान में लें कि न भाषा भूगोल पर आश्रित होती है, न संवाद वाणी पर। भाषा भूगोल पर आधारित होती तो अंग्रेजी और अरबी भारत में नहीं आती और संस्कृत बाहर नहीं जाती। तर्क है, अच्छा है, मजबूत है, करारा जवाब है। बात यहीं तक नहीं रुकती, वो कहते हैं गाय अमेरिका में अंग्रेजी में नहीं रंभाती है। जिस प्रकार की उसकी भाषा है, जिस प्रकार की बोली है, उसी प्रकार की रहती है। और सड़क को हड़क लिखते तो सिंध प्रांत कभी का हिंद प्रांत हो जाता। बहुत से तर्क इसमें दिए गए हैं। संस्कृत के सिंधु शब्द का किसी भारतीय भाषा में हिंदू यह रूप नहीं हुआ, क्योंकि संस्कृत के किसी भी शब्द के आरंभ में असंयुक्त स प्राकृत भाषा में भी यथावत स ही रहता है। इस पत्र को आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से यह समझा जा सकता है कि बहुत ही विद्वतापूर्ण तथ्य और तर्क के आधार पर यह पत्र लिखा गया है। गुलाब कोठारी जी को हनुमान सिंह जी कहते हैं, आप जैन हैं, प्राकृत शब्दों से तो परिचित हैं ही, तो प्राकृत शब्दों को लेकर, संस्कृत के शब्दों को लेकर सिंधु और हिंदू होना एक नहीं, इस प्रकार की बातें इस पत्र में लिखी गई हैं। भौगोलिक आधार पर भाषा की क्या स्थिति है, और उसके साथ ही हनुमान सिंह जी लिखते हैं कि आज जो फारसी शब्दकोश से हिंदू का अर्थ खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे अफ़गानिस्तान के इस्लामीकरण के बाद भारत को दारुल इस्लाम न बना पाने की मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के शब्दों में व्यक्त कुंठा है। वह दीन ए हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्सा ए आलम में पहुँचा, मुजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मान में ठिठका न कुलजम में झिझका, किए ये सिपर जिसने सातों समंदर, वह डूबा दहाने में गंगा के आकर। अब प्रश्न आता है हिंदू धर्म के शब्द प्रयोग का। उस पर हनुमान सिंह जी लिखते हैं कि यह नाम वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों में नहीं है। आपकी बात ठीक है, यदि होता तो आश्चर्य होता, क्योंकि धर्म अपने आप में ही पूर्ण शब्द है, इसे किसी विशेषण की आवश्यकता ही नहीं है। किसी वेद में वैदिक धर्म लिखा है क्या? क्या तीर्थंकरों ने जैन धर्म की तथा भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की घोषणा की थी? पर ये नाम तो उपलब्ध हैं। सापेक्ष धर्म से पृथक पहचान के लिए सर्वप्रथम सनातन धर्म शब्द प्रयोग प्रचलन में आया। कालांतर में इसका भी अर्थ संकुचित कर दिया गया। सनातनी अर्थात मूर्ति पूजक। अनेक बातें ये सीखने की, समझने की बहुत ही तत्वपूर्ण बातें इस पत्र में लिखी गई हैं।
उपासना पद्धति के कारण झगड़े को तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती कहकर वेद ने सभ्यता के प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया था। जी हाँ, सत्य एक है, विद्वान लोग उसे अलग अलग प्रकार से कहते हैं। यह वेदों में लिखा गया है। तो उस विचार को जिसमें ये कहते हैं कि मुस्लिम शब्द के खिलाफ हिंदू शब्द प्रचलन में आया, गुलाब कोठारी ने ऐसा लिखा है, उसको काउंटर किया गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती इस माध्यम से। हनुमान सिंह जी लिखते हैं, आप सत्य कहते हैं कि हिंदू की कोई एक मत स्वीकृत परिभाषा नहीं है, परिभाषा का जंजाल पश्चिम का बुना हुआ है। धर्म के लक्षण हो सकते हैं, धर्म के बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ हनुमान सिंह जी ने कही है, परिभाषा संप्रदाय की हो सकती है और धर्म के लक्षण हो सकते हैं। विराट को शब्दों में बांधना हो तो नेति नेति से आगे गति नहीं है। हिंदू का अर्थ मुस्लिम विरोधी नहीं है। आपकी यह परिभाषा राहुल गांधी भी स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए क्या संकेत दे रहे हैं हनुमान सिंह जी, संकेत दे रहे हैं कि आपकी हिंदू की जो परिभाषा है इसको राहुल गांधी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था, गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे थे, मीडिया को किस प्रकार से मैनेज करना है। तो क्या कोई कनेक्शन है? आप सोचिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बात आगे करता हूँ, हनुमान सिंह जी के पत्र की ओर आपको लेकर चलता हूँ कि राहुल गांधी भी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी परिभाषा में हिंदू अच्छा है, हिंदुत्व खराब है। शायद आप तो सर्वोच्च न्यायालय के हिंदुत्व जीवन पद्धति है की परिभाषा को भी नहीं मानते। यदि हिंदू जीवन दर्शन है तो यह जीवन के हर क्षेत्र में दृष्टिगोचर होना चाहिए। अतः आप क्यों कहते हैं कि राजनीति स्वत्व के इस दर्शन से अलिप्त रहे। आगे जो बात गुलाब कोठारी ने, बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो तो वह खुद को लहूलुहान कर लेगा, इस पर भी हनुमान सिंह जी कहते हैं आपने जो भी अनर्गल लिखा वह क्यों संभव हुआ, क्योंकि आपके पास अखबार है, आप उसके मालिक हैं। अतः छापने वाले अहो रूपम अहो ध्वनि की तरह छापने को मजबूर हैं। मुझे याद आ गया संस्कृत का वह श्लोक, बचपन में जब मैं पढ़ता था, उष्ट्राणाम ही विवाहेतु गीतम गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊँटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं और वह एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। गधा कहता है आहा ऊँट का क्या रूप है, क्या सुंदरता है। ऊँट कहता है गधे के लिए वाह क्या अद्भुत आवाज़ है। उस श्लोक का यहाँ उपयोग किया गया है। अब उस तरह किसके हाथ में है, हनुमान सिंह जी पूछ रहे हैं गुलाब कोठारी जी से। मेरे प्रतिवाद को आप छापेंगे नहीं क्योंकि मेरे पास अखबार नहीं है और सोशल मीडिया नहीं होता तो आपका लेख बाबा वाक्य प्रमाणम हो जाता। आदरणीय उपासना व्यक्तिगत होती है, धर्म नहीं। गुलाब कोठारी लिख रहे थे धर्म निजी होता है, हनुमान सिंह जी कह रहे हैं उपासना व्यक्तिगत होती है। धर्म सार्वत्रिक सार्वभौमिक सर्वकालिक सर्वजन पालनीय होता है। 33 करोड़ देवी देवता कहने का अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक उपास्य हो सकता है, धर्म प्रत्येक का अलग कैसे होगा। उसके बाद में धर्म को भी परिभाषित करते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। श्लोक आपने सुना होगा, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। व्यक्तिगत डायरी में लिखना हो तो कुछ भी लिखा जा सकता है। हनुमान सिंह जी शायद यहाँ उनको गुलाब कोठारी को एक सुझाव दे रहे हैं कि व्यक्तिगत डायरी में आप कुछ भी लिखें क्योंकि बुद्धि की सीमा होती है, मूर्खता की नहीं। बहुत तीखा प्रहार गुलाब कोठारी पर हनुमान सिंह जी की ओर से। इन पंक्तियों से आप समझ सकते हैं कि मन में कितना बंद, कितना उबाल, कितना आक्रोश रहा होगा। व्यक्तिगत डायरी में लिखना हो तो कुछ भी लिखा जा सकता है क्योंकि बुद्धि की सीमा होती है, मूर्खता की नहीं। और डायरी निजी होने से कोई प्रभावित भी नहीं होगा, किंतु सार्वजनिक रूप से लेख प्रकाशित करते समय सोचना पड़ता है। संस्कृत में लिखा है, अतः सब सुभाषित नहीं होता, नहीं अखबार में छपा ब्रह्म वाक्य जनार्दनम हमने सुना होगा। बड़ा अच्छा पत्र है। जनता को आप कुछ भी परोस देंगे और वह मुंडी हिलाकर स्वीकार कर लेंगे। मूर्ख बनाने का वो काल समाप्त हो चुका है, संघ ने घोषणा कर दी। सावधान इंडिया, भारत अपने स्वत्व को धारण कर निद्रा से जाग रहा है। अब उसे उधार की परिभाषाएं नहीं चाहिए, उसे अपने सनातन विमर्श की स्मृतियां चैतन्य कर रही हैं। ईश्वर आपको सदप्रेरणा दे। इन सदप्रेरणाओं के साथ हनुमान सिंह जी अपना पत्र समाप्त करते हैं। आपने भाषा देखिए,
तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, विद्वता के आधार पर गुलाब कोठारी के उस लेख का पूरा विश्लेषण किया गया है और कह सकता हूं कि निर्मम विश्लेषण किया गया है। मैं भी लगभग 1.5 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं। अनेक बातों पर बहुत से हमारे दर्शक, हमारे पाठक सहमत होते हैं, असहमत होते हैं। टिप्पणियां आती हैं, चैनल के वीडियोस पर भी आती हैं, देखते हैं, ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है कि यदि आप राजनीति से प्रेरित होकर अपने मन की कुंठाओं के कारण या किसी से प्रभावित होकर यदि कुछ लिखते हैं और वह जनता की नज़र में आता है, तो फिर निश्चित रूप से उस लेख से, उस वीडियो से जो लोग प्रभावित होंगे उनकी प्रतिक्रियाएं आना भी स्वाभाविक है। संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह की ओर से यह पत्र मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई चीज़ें, कुछ नए प्रकार का विमर्श और आगे बढ़ सकता है। क्या गुलाब कोठारी इतना तीखा पत्र पढ़कर शांत बैठे रहेंगे, या फिर से काउंटर होगा कोई विशेष संपादकीय के माध्यम से, या फिर से काउंटर होगा कुछ खबरों के माध्यम से, क्या फिर से काउंटर होगा कोई खोजी पत्रकारिता जिसे कह सकते हैं उसके माध्यम से, या फिर से काउंटर होगा कोई पत्रकारों का, कोई रिपोर्टर्स का, कोई संवाददाताओं का एक दल बनाकर किसी विशेष ऑपरेशन के लिए। और संघ ने मुझे लगता है कि लगभग 1.5 दशक में दूसरी बार जिस प्रकार से राजस्थान पत्रिका को यह आईना दिखाने का प्रयास किया है, इसके माध्यम से कहा जा सकता है कि संघ का प्रचार विभाग सक्रिय है। प्रचार विभाग किस प्रकार से योजना, रणनीति बना रहा है और संघ अपनी बातों को जिस तरीके से कहता आया है, क्योंकि वहाँ संपर्क और स्नेह ये 2 बड़ी बातें होती हैं। लेकिन देसी अंदाज में हम कहें कि संपर्क भी हो गया, स्नेह भी बढ़ गया, पर सामने से आघात हो रहे हैं, तो फिर ऐसे पत्र लिखे जाने निरंतर जारी रहेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि युद्ध तो वैचारिक होता है और जो विचारधारा के प्रति दृढ़ है, जिसे किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, जो अपने पगडंडी पर अपनी राह बनाता है, वह व्यक्ति ही इस प्रकार की बेबाकी से अपनी बात रख सकता है। बहरहाल आपका गुलाब कोठारी के लेख के विषय में और संघ की ओर से आए हुए इस खुले पत्र के विषय में आपका क्या कहना है? क्या कहना है इस वीडियो के पूर्वार्ध में जो बातें मैंने आपके समक्ष रखी उसके विषय में? आपका जो भी विचार हो, आप भी निसंकोच रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम भी बुरा मानने वाले नहीं हैं। आप अपने विचार बेबाकी से रखिए, जिससे हमें पता लगे कि जनता क्या सोच रही है पत्र के विषय में, लेख के विषय में, और कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है क्या। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।